हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बंगाल का उदय। जी हाँ दोस्तों, क्या देखने वाले हैं? तो बंगाल का उदय। और इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में क्या देखा था, भागवान में, उसमें हम लोगों ने यह देखा था कि बंगाल के राजाओं और वहां के सूबेदारों द्वारा किस प्रकार से ब्रिटिश कंपनियों को यानी मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई और उसका परिणाम क्या हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि बंगाल का उदय, इसमें हम देखेंगे कि बंगाल जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कैसे उभरा। इसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में यानी एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपका पहला व्यक्ति था औरंगजेब। औरंगजेब जिन्होंने क्या किया था, यानी औरंगजेब के द्वारा क्या किया था कि 1700 ईस्वी में, कब? तो 1700 ईस्वी में क्या किया जाता है औरंगजेब को, यानी कहाँ का औरंगजेब जो है 1700 ईस्वी में क्या करेगा, आपका मुर्शिद कुली खां, एक व्यक्ति था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। और इस मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब क्या करेगा, इस मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब यानी दीवान के पद पे नियुक्त करता है। किस पद पर जी? तो दीवान के पद पे नियुक्त किया। दीवान के पद पर क्या करता है, नियुक्त करता है। कौन? औरंगजेब। बस याद रखना है, यानी 1700 ईस्वी में क्या करता है, औरंगजेब द्वारा 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को क्या बनाया गया, बंगाल का दीवान बनाया गया। ठीक है, यानी 1700 ईस्वी में यानी औरंगजेब के द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बना दिया गया। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब के बाद वह कौन मुगल शासक था जिन्होंने क्या किया, मुर्शिद कुली खां की और शक्ति को बढ़ा दी। तो हम लोग नाम जानते हैं फारूक सियर। फारूक सियर का नाम आप लोग सुने होंगे, घृणित कायर फारूक सियर। फारूक सियर महोदय क्या करेंगे, तो फारूक सियर यानी 1717 ईस्वी में जब ये मैग्ना कार्टा जारी किए थे तो उसी समय ये क्या करते हैं, 1717 ईस्वी में ही ये क्या करते हैं कि आपका यानी मुर्शिद कुली खां को क्या कर देंगे, मुर्शिद कुली खां को ये बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देंगे। बंगाल का यानी किसको, मुर्शिद कुली खां को ना, मुर्शिद कुली खां को, मुर्शिद कुली खां, जो मुर्शिद कुली खां था इनको किस पद पे नियुक्त कर देंगे, तो फारूक सियर मुर्शिद कुली खां को बंगाल के सूबेदार के पद पे नियुक्त कर देंगे। सूबेदार। अब देखिए औरंगजेब द्वारा क्या किया, 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को क्या बना दिया गया, दीवान बना दिया गया, जिनका काम यही था कि आप केवल क्या करना, उस क्षेत्र को दीवानी लाकर यानी दीवानी वसूलना और लाकर सरकार को यानी राजा को दे देना। फारूक सियर यानी 1717 ईस्वी में क्या करता है, अब इसी मुर्शिद कुली खां को आप सूबेदार बना देगा, यानी सूबेदार का अधिकारी यहाँ पे बना दे रहा है। और थोड़े ही देर में यानी कुछ ही दिनों के बाद ही क्या होता है, 1717 ईस्वी में ही ये स्वतंत्र शासक बन जाते हैं। कौन? ये स्वतंत्र रूप से अपना बंगाल का नवाब बन जाते हैं। कौन? फारूक सियर। और जब ये स्वतंत्र रूप से बंगाल का सूबेदार बनेंगे यानी शासक बनेंगे तो उनके द्वारा बहुत सारा कार्य भी किया जाएगा। उन कार्यों को भी क्या करना है, याद रखिए। पहले आपको 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, कि औरंगजेब ने क्या किया 1700 ईस्वी में यानी मुर्शिद कुली खां को दीवान के पद पर नियुक्त किया था, और फारूक सियर क्या करता है 1717 ईस्वी में इस मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देगा। क्या करता है, बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुर्शिद कुली खां क्या कौन कौन से कार्य करेगा। मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। अब मुर्शिद कुली खां यानी इनका यानी बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब जब बनता है तो इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किया था और इसके शासनकाल में कौन कौन से विद्रोह हुए, इसको आपको ज्यादातर याद करना पड़ता है। सबसे पहले इसका समय हम लोग नोट कर रहे हैं कि मुर्शिद कुली खां यानी कब से कब तक बंगाल का नवाब के पद पर रहा, तो हम देख सकते हैं 1717 ईस्वी से मानेंगे। बहुत लोग 17 ईस्वी से ही मान लेते हैं, लेकिन 1717 सही होगा। 1717 ईस्वी से लेकर 1717 से लेकर आपका 1727 ईस्वी तक ये क्या करता है, बंगाल के नवाब के पद पर रहता है। और इसके द्वारा यानी इसके शासनकाल में 1717 से लेकर 1727 ईस्वी में इनके द्वारा जो प्रमुख कार्य होगा इसको हम देखेंगे।
मुर्शिद कुली खां सबसे पहले अपनी राजधानी को कहाँ बनाएगा? सबसे पहले अपनी राजधानी बनाएगा मुर्शिदाबाद। यानी राजधानी कहाँ बनाता है? ये अपनी राजधानी को चेंज करता है, राजधानी ये अपना बनाता है कहाँ पर? तो अपनी राजधानी बनाता है मुर्शिदाबाद। कहाँ बनाएगा? अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित करता है? तो मुर्शिदाबाद। आपको याद रखना है मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद क्या कर लेगा जी? मुर्शिदाबाद यानी अपनी राजधानी स्थानांतरित कर देता है। और इसके शासनकाल में 2-3 क्या हुए थे? विद्रोह हुए थे। और उस विद्रोह को देख लेना है कि कौन कौन से विद्रोह मुर्शिद कुली खां में के समय हुआ था। एक इज़ेदारी प्रथा भी प्रचलित किया था। ये अपनी राजधानी बनाएगा, ठीक है, राजधानी। दूसरा काम क्या करेगा? तो दूसरा काम इनके द्वारा क्या होता है कि इज़ेदारी प्रथा, याद रखिएगा, इज़ेदारी प्रथा का प्रचलन इन्हीं के शासनकाल में किया जाएगा। अब इज़ेदारी प्रथा क्या था जी? तो इज़ेदारी जो प्रथा था ये एक प्रकार से किसानों से संबंधित था। किससे संबंधित था? किसानों से संबंधित था। इसमें होता क्या था? तो किसानों को लोन दिया जाता था। यानी इज़ेदारी प्रथा जो था इसमें क्या होता था? किसानों को लोन दिया जाता था, कृषि के लिए कृषि लोन दिया जाता था। बहुत अच्छा काम था। पहला काम क्या करेंगे? मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी कहाँ बनाएंगे? मुर्शिदाबाद। दूसरी काम क्या? इज़ेदारी प्रथा का प्रचलन करेंगे। और ये अपने इसमें इज़ेदारी प्रथा में क्या होगा? तो किसानों को लोन देने का कार्य किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये तीसरा इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो क्या होगा? हम देखेंगे कि ये अपने ही शासनकाल में क्या करते हैं? अपने शासनकाल में यानी देखेंगे 1719 ईस्वी में, 1719 ईस्वी में, 1719 ईस्वी में क्या होगा कि आपकी जो उड़ीसा है, उड़ीसा को बंगाल में सम्मिलित कर लिया जाए। 1719 ईस्वी में आपका जो उड़ीसा यानी उड़ीसा को बंगाल में सम्मिलित कर लिया जाएगा या समाहित कर लिया जाएगा, समाहित कर लिया गया, ठीक है। ये 3 पॉइंट। अब देखिए इनके शासनकाल में विद्रोह भी बहुत हुए थे। जैसे सुजात खान ने विद्रोह किया था, नजात खान ने विद्रोह किया था, सीताराम नारायण ने इसका क्या किया था? विद्रोह किया था। उदय नारायण ने क्या किया था? विद्रोह किया था। ये बहुत सारे इनके शासनकाल में क्या हुआ? विद्रोह भी हुआ। तो विद्रोह को हम देख लेते हैं। इनके इस समय यानी विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था, कौन कौन लोगों ने किया था? तो इनके समय विद्रोह, तो विद्रोह को नोट कर लेना है। तो विद्रोह कौन कौन से लोग किए थे? तो विद्रोह करने वाले आपके हो जाएंगे, देखिए एक में मान लीजिए कि इनके शासनकाल में विद्रोह जो लोग किए थे आपका सुजात खां हो गया। सुजात खां ने क्या किया था? यानी मुर्शिद कुली खां के विद्रोह, मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध में विद्रोह किया था। नजात खां हो गया, नजात खान ने भी क्या किया था? विद्रोह किया था। उसके बाद सीताराम नारायण हो गए, सीताराम नारायण ये भी क्या किए थे? इनके खिलाफ विद्रोह किए थे। उसके बाद उदय नारायण हो गए, उदय नारायण हो गए। ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया था? लगभग इनके शासनकाल के समय में सभी लोगों ने क्या किया था? विद्रोह किया था, ठीक है। हम ये देख सकते हैं यानी ये जब शासक बनते हैं तो इनके समय सीता नारायण हो गया, सुजात खां हो गए, नजात खां हो गए, गुलाम मोहम्मद हो गए। ये सभी लोगों ने क्या किया था? इनके शासनकाल में विद्रोह किया था। गुलाम मोहम्मद भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या? गुलाम मोहम्मद ये आपका अगला विद्रोही हो जाएंगे, गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद ये सभी इनके शासनकाल में विद्रोही थे, ठीक है। पहला बात हमने क्या देखा? सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है बंगाल से संबंधित। तो बंगाल का उदय के में हम लोग क्या देखे थे? औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में क्या किया था? मुर्शिद कुली खां को दीवान के पद पर नियुक्त कर दिया था। दीवान बनाने के बाद क्या हुआ कि फारूक सियर 1717 ईस्वी में इसे क्या करता है? सूबेदार बना देता है। और कुछ ही दिनों के बाद ये क्या करेंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। और स्वतंत्र शासनकाल इनका माना गया है 1727 ईस्वी में। और ये सबसे पहला काम करेंगे, शासक बनते ही, नवाब बनते ही अपना राजधानी मुर्शिदाबाद स्थापित करेंगे। दूसरा
दूसरा इनके द्वारा अच्छा कार्य जो किया गया था वो क्या था, इज़ेदारी प्रथा, जो किसानों को यानी क्या देती थी, लोन देती थी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 1719 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि उड़ीसा को बंगाल में सम्मिलित कर लिया। इनके शासनकाल में कितने विद्रोह हुए थे, तो जो जो विद्रोह हुए थे उनका नाम हम लोग नोट कर दिए थे। शुजात खान के द्वारा विद्रोह कराया गया था, नजात खान ने भी विद्रोह किया था इनके विरुद्ध में, सीता नारायण भी विद्रोह किए थे, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद जो थे ये सब लोग क्या किए थे, विद्रोह किए थे। अब हम आगे चलते हैं, मिटा दे इसको, मिटाते जी। अब मुर्शिद कुली खां के बाद कौन शासक बना ये देखेंगे अगला पॉइंट। चलिए मान लीजिए इसको यहां से अलग कर दीजिए। मुर्शिद कुली खां के बाद, मुर्शिद कुली खां जब शासक बनता है तो एक और काम किया था कि पटना का जो सूबेदार था वो किसे नियुक्त किया था, तो पटना का सूबेदार नियुक्त किया था आपका किसे, अपने दामाद को, जिसका नाम था सुजाउद्दीन। पहला यहाँ बंगाल का नवाब कौन हो रहा है, मुर्शिद कुली खां। नाम क्या था, मुर्शिद कुली खां। सीरियल से रहेगा तो ठीक रहेगा, मुर्शिद कुली खां। दूसरा कौन हो रहा है, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन क्या था, इनका दामाद था। सुजाउद्दीन का एक पुत्र था जिसका नाम था सरफराज खां। सरफराज खां, सरफराज खां क्या करे, सरफराज खां को पराजित कर अलीवर्दी खां अगला नवाब बनता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने किसे घोषित किया था नवाब, तो चलिए इसको बाद में देखेंगे, हम पहले इसको देख ले रहे हैं चार को। अब सबका जो काल है वो देख लीजिए, यानी मुर्शिद कुली खां का समय कब से कब, 1717 से लेकर 1727 तक माना गया है। और उसी प्रकार हम देखेंगे अगर सुजाउद्दीन का समय तो 1727 से 1739 तक इनका काल माना जाता है। सरफराज खां मात्र एक ही साल शासन किया था, यानी 1739 से लेकर 1740 तक ही क्या है ये पद पर रहा। उसके बाद हम देखेंगे गिरिया युद्ध हो जाएगा, और गिरिया युद्ध में अलीवर्दी खां क्या करेगा, इसको पराजित करेगा। और ये आपका 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक ये क्या रहेंगे, बंगाल के नवाब रहेंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा डेट याद रखना है। अब देखिए एक एक करके हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां, तो मुर्शिद कुली खां के बारे में हम लोगों ने देख लिया जो जो इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आता है आपका सुजाउद्दीन। तो सुजाउद्दीन जो था हम लोग जानते हैं कि सुजाउद्दीन कौन था, तो सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां का क्या था, दामाद था। और ये कहाँ का पहले यानी बंगाल का नवाब बनने से पूर्व ये कहाँ का रहने वाला था, तो पटना में क्या था, एक सूबेदार था। ठीक है, पटना का सूबेदार यानी सुजाउद्दीन बंगाल के नवाब बने तो पटना का क्या कर दिए थे, सूबेदार, यानी उस समय पटना का या सूबेदार के काम करता था, पटना या सॉरी उड़ीसा के सूबेदार के पद पर था। उसके बाद देखते हैं यानी इसका पुत्र यानी सुजाउद्दीन का पुत्र, सुजाउद्दीन के पुत्र का नाम क्या है जी, सरफराज खां। सरफराज खां यानी सुजाउद्दीन के पुत्र का नाम सरफराज खां है। और सरफराज खां क्या होता है, सुजाउद्दीन के बाद शासक बनता है। और सरफराज खां का काल माना जाता है 1739 से लेकर 1740 ईस्वी में। इसमें सुजाउद्दीन में कोई खास काम नहीं हुआ, ये मात्र एक ही काम इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। तो 1733 ईस्वी में क्या होगा, 1733 ईस्वी में होता क्या है कि आपको बिहार को इसमें सम्मिलित कर लिया गया था। किसको सम्मिलित कर लिया गया था, बिहार को बंगाल में सम्मिलित कर लिया गया। बिहार को बंगाल में क्या कर लिया गया था, सम्मिलित किया गया था। किनके द्वारा, यानी सुजाउद्दीन के द्वारा। यही एक इंपॉर्टेंट बात थी, बाकी कुछ खास है यानी सुजाउद्दीन के बारे में नहीं मिलता है जानकारी। ठीक है, तो 1727 से लेकर 1739 तक शासक रहे और 1733 में क्या किया, बिहार को बंगाल में सम्मिलित कर लिया। उसके बाद इनका पुत्र सरफराज का क्या होता है, अगला नवाब बनता है और 1739 में लेकर 40 तक ये पद पे बना रहेगा। 1739 में तुरंत ही बैठेगा और उसके बाद 40 में क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि सरफराज को क्यों भगा दिया गया,
सरफराज का एक अयोग्य शासक था। क्या था जी? सरफराज का एक अयोग्य शासक था और अलीवर्दी खां को लगता था कि ये योग्य शासक के लायक नहीं है, इसलिए अलीवर्दी खां ने क्या कर दिया, यानी इस समय वो पटना का क्या था, इस समय देखिए ये भी उस समय क्या था, पटना का सूबेदार था और ये इनको लगता है कि सरफराज का क्या कर देना चाहिए, गद्दी से हटा देना चाहिए। तो सरफराज अलीवर्दी खां क्या करता है, ये अपनी अपनी सेनाओं को लेकर यानी सरफराज खां के विरुद्ध में गिरिया पहुंच जाता है। कहाँ पर? गिरिया। और गिरिया में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक स्टार डालकर लिखिएगा, गिरिया का युद्ध होगा यहाँ पर, गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध कब हुआ था जी? तो गिरिया का युद्ध हुआ था आपका 1740 ईस्वी में। 1740 ईस्वी में क्या हुआ था? गिरिया का युद्ध हुआ था। और इस गिरिया के युद्ध में क्या होगा भाई, तो ये बुरी तरह से कौन, सरफराज खां पराजित होंगे, मतलब मारे जाएंगे। पराजित क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। देखिए गिरिया के युद्ध में एक तरफ से कौन थे, गिरिया के युद्ध में दो लोग लड़ रहे थे। एक तरफ थे सरफराज खां, कौन थे जी? सरफराज खां। एक तरफ सरफराज खां थे और दूसरे की तरफ कौन था? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां। तो एक तरफ सरफराज खां और दूसरी तरफ अलीवर्दी खां, दोनों में होता है क्या? भयंकर युद्ध। दोनों में क्या होगा? भयंकर युद्ध होता है। क्या होगा? युद्ध होगा। और इस युद्ध में कौन पराजित हो जाएंगे? तो सरफराज खां बेचारे क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। सरफराज खां की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इस युद्ध में सरफराज खां की मृत्यु हो जाएगी। और इस तरह से 1740 ईस्वी के बाद बंगाल का नवाब कौन बन जाएगा? तो अलीवर्दी खां। और जब अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है तो ये कब से कब तक रहता है बंगाल का शासक? तो ये 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक ये बंगाल का क्या रहेगा? नवाब बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अलीवर्दी खां जो था ये काफ़ी युग शासक था। अलीवर्दी खां के बारे में देखा जाए तो ये काफ़ी युग शासक था और काफ़ी दूरदर्शी था। मतलब ये काफ़ी युगता इसमें तो कूट कूट कर भरी ही थी और साथ में ये दूरदर्शी भी था। और इनको लगता था, इसने बोला था कि अंग्रेज क्या है, एक मधुमक्खी की तरह है और उनके साथ रहिएगा तो वो काफ़ी मीठे मतलब लगेंगे और उनके कामों में बाधा डालिएगा, उनका विरोध कीजिएगा तो मधुमक्खी की तरह काट काट कर क्या हो जाएंगे? आपको खा जाएंगे। तो मतलब ये सब मतलब अलग अलग क्या थी, इनकी विचारधारा थी। दूरदर्शिता तो थे ही। और साथ में ये होगा क्या, दुर्भाग्यवश इनकी क्या होगी कि एक भी कोई संतान, मतलब इनका कोई संतान नहीं होगा। मतलब संतान तो होगा, मतलब कोई पुत्र नहीं था बल्कि पुत्रियाँ थी। मतलब इनका कोई पुत्र ना होकर क्या थी, केवल 3 पुत्रियाँ थी। अब तीनों के बारे में हम देखेंगे कौन कौन सी पुत्रियाँ थी और कहाँ कहाँ पर उनका विवाह हुआ था। ठीक है, गिरिया का युद्ध हम लोगों ने देख लिया था। अलीवर्दी खां का दुर्भाग्यवश क्या हुआ था, कोई पुत्री नहीं थी। ठीक है, देखेंगे कि अलीवर्दी खां की कोई क्या नहीं है, पुत्रियाँ नहीं है। चलिए इस तरह ठीक नहीं रहेगा, आपको इस तरह बना जाए डायग्राम। अलीवर्दी खां की क्या थी, 3 पुत्रियाँ थी। कितनी पुत्रियाँ थी? 3 पुत्रियाँ थी। तो पुत्रियाँ कौन कौन थी, तो आप देख सकते हैं तीनों पुत्रियाँ। तीन पुत्रियाँ थी। पहली पुत्री का जो विवाह हुआ था आपका हुआ था ढाका के नवाब के साथ। ढाका क्यों लिखी, यानी ढाका में हुआ था। पहली पुत्री का विवाह कहाँ हुआ था? ढाका। दूसरी पुत्री का विवाह क्या हुआ था? तो दूसरी पुत्री का विवाह हुआ था पूर्णिया। और तीसरी जो पुत्री थी इनका विवाह हुआ था आपका कहाँ पर? तो तीसरी पुत्री का जो विवाह हुआ था हम बोल सकते हैं ये ढाका हो गया, ये पटना हो जाएगा। ढाका, पूर्णिया, पटना। अब देखेंगे भाई ये जो ढाका ठीक है ना, ढाका, पूर्णिया और पटना। तो बड़ी पुत्री का नाम क्या था? तो बड़ी पुत्री का हम लोग नाम देखेंगे, यानी बड़ी पुत्री का जो नाम था वो क्या था जी? बड़ी पुत्री का नाम घसीटन बेगम था। क्या नाम था? तो इनका नाम था घसीटन बेगम। घसीटन बेगम। ठीक है,
और इनका कोई संतान नहीं था। सौभाग्यवश क्या था कि यानी तीनों ही पुत्री जो थी, तीनों ही पुत्रियों के जो पति थे ये डेट कर गए थे, इंतकाल कर गए, तीनों पुत्रियों के पति। और बड़ी पुत्री का कोई मतलब संतान नहीं था। छोटी पुत्री जो मझली पुत्री जो आपकी पूर्णिया में विवाहित थी, इनसे एक संतान था जिसका नाम था शौकत जंग। इनसे क्या था, एक संतान था जिसका नाम क्या था आपका शौकत जंग। क्या बोल सकते हैं, शौकत जंग, शौकत जंग। ये मझली पुत्री से एक पुत्र था। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे पटना। क्या, तो पटना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू। पटना की जो सबसे छोटी पुत्री थी, यहाँ से एक पुत्र हुआ था, यानी इससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था, जिसका नाम होगा सिराजुद्दौला। क्या, सिराजुद्दौला, यही तो है अगला नवाब। ठीक है, सिराजुद्दौला। अब देखिए होता क्या है, अलीवर्दी खां को 1756 ईस्वी में, एक बात और याद रखिएगा, अलीवर्दी खां के समय क्या हुआ था कि जो मराठे थे वो बार बार आक्रमण कर रहे थे। ठीक है, मराठे यानी अलीवर्दी खां के शासनकाल में मराठे बहुत बार आक्रमण किए थे, लेकिन ये क्या करते हैं, उनका लगातार जवाब देते रह रहे हैं और बाद में क्या करेंगे, मराठों से संधि कर लेंगे और संधि के तहत उड़ीसा क्या कर देंगे, वो उनको दे देंगे। ठीक है, हम देखेंगे बाद में। ये अलीवर्दी खां काफ़ी दूरदर्शी थे, पहले यानी कोशिश करते हैं कि क्या किया जाए, मराठों से यानी मुकाबला किया जाए, अगर जीत जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाद में देखा जाएगा। तो ये काफ़ी समय से जब तो शासक बने तब से लेकर यानी ये 1756 ईस्वी तक देखा जाए कि मतलब शुरुआत में 1750 तक ये क्या होता है, 1750 ईस्वी में एक संधि करेंगे और संधि के तहत ये उड़ीसा दे देंगे मराठों को। बोलेंगे भाई बार बार युद्ध करने से अच्छा है, जितना लॉस होता है उससे अच्छा कि संधि करके किया जाए, जो मांग रहे हैं उनको जो इच्छा है उनकी पूरी कर दी जाए। अब देखिए होता क्या है कि मरते समय यानी कि पेचिस की बीमारी हो जाएगी, मरते समय क्या करेंगे, ये बंगाल का नवाब जो है अपनी छोटी पुत्री का एक पुत्र था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको ये घोषित कर देंगे। ठीक है, बंगाल का अगला नवाब। और जैसे ही बंगाल का अगला नवाब क्या करते हैं, सिराजुद्दौला घोषित करते हैं। सिराजुद्दौला के राजा बनने से बताइए ये दोनों को नाराजगी होगी, घसीटन बेगम और शौकत जंग को एकदम होगा। ये दोनों इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं कि भाई मान लीजिए कि हम 3 बेटियां हैं तो तीनों बेटी में तीनों को बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए, आखिर पटना वाले को ही क्यों मिलना चाहिए। लेकिन इनको मालूम नहीं था कि सिराजुद्दौला एक योग्य शासक था, इसमें शासक के सारे गुण थे। और देखा जाए तो घसीटन बेगम जो थी, इनका कोई पुत्र था ही नहीं, तो इनको मान लीजिए कि शासक के लायक तो है ही नहीं। और घसीटन बेगम कब तक राजा होती, राजा के पद पर मान लीजिएगा, और इनको नवाब चुन दिया जाता है तो कब तक ये संभालती, फिर इनका अगला वंशज नहीं था कि इसको देख रेख कर सके, तो इसलिए यानी घसीटन बेगम नहीं चुना गया। शौकत जंग जो था ये नाकाबिल था, मतलब इसमें योग्यता, राजा की कोई योग्यता नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप यानी अलीवर्दी खान ने इसे घोषित नहीं किया था नवाब। और सिराजुद्दौला जो था पटना का नवाब का जो पुत्र था, छोटी बेटी का जो पुत्र था, इसमें सारी योग्यताएं थी और ये काफ़ी योग्य शासक था, इसलिए यानी अलीवर्दी खान ने क्या कर दिया, सिराजुद्दौला को बंगाल का अगला नवाब घोषित कर देता है। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में ईस्वी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु के बाद क्या होगा, ये घसीटन बेगम और शौकत जंग दोनों मिल जाएंगे और मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे। वो कौन सा युद्ध होगा, तो वही युद्ध होता है आपका मनिहारी का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा जी, मनिहारी का युद्ध होता है। और इस मनिहारी के युद्ध में बुरी तरह से ये सिराजुद्दौला क्या कर देंगे, दोनों को पराजित कर देंगे। एक बात और है, मान लीजिए घसीटन बेगम तो कोई था ही नहीं, तो घसीटन बेगम को कौन इतना उकसा रहा था कि भाई तुम झगड़ा करो, युद्ध करो। ठीक है, तो देखिए एक थे राजबल्लभ और कृष्ण बल्लभ, यानी दो क्या थे, इनके दीवान थे, मतलब इनके बोल सकते हैं कि इनके राजदरबार में रहने वाले थे राजबल्लभ और कृष्ण बल्लभ, राजबल्लभ कृष्ण बल्लभ, राजबल्लभ कृष्ण बल्लभ, ये दरबारी थे। किनके दरबारी थे, तो हम बोल सकते हैं ये आपका घसीटन बेगम के, ये घसीटन बेगम दरबारी थे और इनको ज़्यादा जरूरी थी। ये बोल रहे थे, बार बार प्रेशर डाल रहे थे घसीटन बेगम को, नहीं आप बड़ी बेटी हैं, अधिकार किसका हुआ, आपका हुआ, आपका कीजिए, इनके विरुद्ध यानी आंदोलन, युद्ध की घोषणा कीजिए और शौकत जंग को साथ में ले लीजिए, हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, सिराजुद्दौला को पराजित कर देंगे और इस तरह से बंगाल का जो नवाबी होगा उसमें से हम लोग दोनों आधा आधा बांट लिया जाएगा।
घसीटन बेगम बेचारी इनके चक्कर में पड़ जाती है, और घसीटन बेगम और शौकत जंग तो पागल था ही, ये हाफ माइंडेड था ही, और ये शौकत जंग और घसीटन बेगम दोनों की सेना कहाँ पर आ जाती है, तो दोनों की सेना यानी शौकत जंग और घसीटन बेगम यानी दोनों की सेना एक जगह यानी मनिहारी नामक जगह पर आती है, और सिराजुद्दौला भी कहाँ मरने वाला, ये भी आ जाता है, और दोनों के बीच होता है यहाँ पर युद्ध, जिसे हम क्या कहते हैं, मनिहारी का युद्ध। क्या कहेंगे, मनिहारी का युद्ध। ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ की सेनाएं शामिल थे जी, तो एक आपका ये दो इनकी सेनाएं सम्मिलित थी, दो इनकी सेनाएं सम्मिलित थी, और आपका सिराजुद्दौला एक तरफ से था, एक तरफ से कौन था, सिराजुद्दौला था, और दोनों के बीच होता है यहाँ पर क्या होगा, जमकर युद्ध होगा, और इस युद्ध में फिर भी सिराजुद्दौला क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा, और इसमें शौकत जंग की क्या हो जाएगी, शौकत जंग की मृत्यु हो जाएगी, शौकत जंग क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। युद्ध ये कब हुआ था, तो युद्ध याद रखिएगा, ये 1756 ईस्वी को युद्ध हुआ था। 1756 में मनिहारी का युद्ध हुआ, किसके बीच, घसीटन बेगम और शौकत जंग एक तरफ, और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की सेना थी, और इस युद्ध में क्या होता है, बुरी तरह से कौन पराजित हो जाते हैं, आपके शौकत जंग मारे जाते हैं, यानी शौकत जंग की मृत्यु हो जाती है, और घसीटन बेगम को ये बेचारे समझा बुझाकर अपने घर पर लेकर चले जाते हैं। और देखिए ये राजबलोच और देवबलोच जो है, ये घसीटन बेगम ये ढाका के जो क्या था, दरबार था, दरबार से खजाना लूटकर कहाँ भाग जाते हैं, अंग्रेजों के संरक्षण में भाग जाएंगे। तब इनका आँख खुलेगा घसीटन में, अरे भाई ये तो गधे थे, मतलब ये तो चतुर थे, स्वार्थी थे, जो हमको चढ़ा रहे थे, अपने ही पुत्र के साथ लड़वा रहे थे, और देखिए अब ये क्या हुआ, हम असफल हुए, तो ये हमारे राज दरबार से यानी खजाना लेकर क्या हो गए हैं, भाग गए, और कहाँ जाकर छिप गए थे, तो अंग्रेजों के संरक्षण में जाकर छिप गए थे। ठीक है, और इस तरह से हम देखेंगे कि बंगाल का नवाब कौन बन जाएगा, तो बंगाल का नवाब बनता है सिराजुद्दौला, और जैसे ही बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बनेगा, तो फिर यहाँ से एक नई कहानी स्टार्ट होगी, और यहाँ से नई कहानी स्टार्ट क्या होगी भाई, 1756 ईस्वी में हम लोग देखेंगे कि पलासी आपका सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होगा। यहाँ से इस भाग को हम अगले वीडियो में देखेंगे, बस आज इतना ही रहने देते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, यानी मुर्शिद कुली लिए किस प्रकार बंगाल का क्या हुआ, उदय हुआ, स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा, और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में यानी पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, आज इतने, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि बस आपका यही लाइक, कमेंट और शेयर जो है और व्यू जो है, इसी से थोड़ा मनोबल बढ़ता है आदमी का, और वीडियो बनाने में थोड़ा सा मन लगता है कि चलिए भाई व्यू तो आ रहा है, लाइक तो मिल रहा है, कमेंट तो मिल रहा है, लेकिन आप लोग अगर वहीं उसी को करने में कंजूसी कीजिएगा, तो फिर क्या, मतलब जो आपकी अंदर की जुनून है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्योंकि देखिए आप लाइक करने में और शेयर करने में या सब्सक्राइब करने में तो आपको कुछ जाता नहीं है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एक बटन पे टिक आउट कर देना है, बस टिप कीजिएगा हो जाएगा। शेयर करना एक बार दाबिए और कहीं शेयर कर दीजिए। तो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हम भी आपका परिवार ही में, हम लोग सब एक परिवार के हैं, और आप अगर हमको अपने परिवार की तरह समझते होंगे तो ज़रूर कीजिएगा, अपना भाई, छोटा भाई समझते होंगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।